गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज जो हम शुरू करने वाले हैं वो है एक सीरीज जिसमें हम 10 मिनट्स के अंदर एटलीस्ट 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस ईयर में हमारे पास आए हुए हैं। तो जो हम जनरली क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं वो है इलेक्ट्रिसिटी के, और जो बोर्ड के हिसाब से 2022 टर्म 2 में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मैक्सिमम रेजिस्टेंस विच कैन बी ऑब्टेन बाय यूजिंग 4 रेजिस्टर ईच ऑफ रेजिस्टेंस 1.2 ओम। और ये सीबीएसई ऑल इंडिया सेट 1 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि हम मैक्सिमम रेजिस्टेंस 4 रेजिस्टर्स को यूज करके क्या लेके आ सकते हैं। देखो जब भी कभी मैक्सिमम रेजिस्टेंस की बात हो तो ज्यादा लोड लेने की जरूरत ही नहीं होती है। मैक्सिमम रेजिस्टेंस के लिए मैंने तुम्हें वहां वीडियोस में भी बताया हुआ है लास्ट में कि जब मैक्सिमम रेजिस्टेंस गेन करना होता है तो हम रेजिस्टेंस को कैसे लगाते हैं, सीरीज में लगाते हैं। और हमारे पास यहाँ कितने रेजिस्टेंस है, 4 रेजिस्टेंस है। सिंपल एक इस तरीके से 4 रेजिस्टेंस है हमारे पास। और मैक्सिमम अगर हमें रेजिस्टेंस लाना है तो मैंने चारों को किस तरीके से लगा दिया, सीरीज में लगा दिया। और हर एक रेजिस्टर की वैल्यू कितनी है, 1.2 ओम, 1.2 ओम, 1.2 ओम एंड 1.2 ओम। अब इससे हमें क्या लाना है, मैक्सिमम रेजिस्टेंस लाना है। तो आर इक्विवेलेंट की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, 4/2 एंड दैट विल बी 2 ओम। तो आर इक्विवेलेंट की जो वैल्यू हो गई वो हो गई 2 ओम। ये हुआ हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, देखो आगे ये क्वेश्चन है, नेम एंड डिफाइन एसआई यूनिट ऑफ करंट। और ये सीबीएसई दिल्ली 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखो एसआई यूनिट क्या है करंट की, तो फर्स्ट पार्ट है इसका एम्पियर, सिंपल एम्पियर। देखो क्वेश्चन लिखने का अपना तरीका, ये 1 मार्क्स में आया हुआ क्वेश्चन है तो एम्पियर लिखने पे मिल जाएगा हमें हाफ मार्क्स। और उस एम्पियर को हमें डिफाइन करना है। तो करंट की जो वैल्यू होती है 1 एम्पियर की वैल्यू, तो मैं याद होगा मैंने बताया 1 एम्पियर कितना होता है हमारे पास, 1 कूलम ओवर 1 सेकेंड। बस इतना हमें यहाँ पे लिखना है। और यहाँ हमें हाफ मार्क्स यहाँ मिल जाएगा, हाफ मार्क्स यहाँ मिल जाएगा और ये हो जाएगा। अब देखो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट इज फंक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर इन द सर्किट। सीबीएसई दिल्ली का क्वेश्चन है। देखो इसका सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 3 का कि जो गैल्वेनोमीटर है सर्किट में वो क्या काम करता है। तो सिंपल, डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ करंट, डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ करंट। दैट मींस वो ये बताता है सर्किट में कि करंट है या नहीं है। सिंपल गैल्वेनोमीटर का इतना काम होता है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 देखो, and the next question is relationship between potential difference V and I। जो पोटेंशियल डिफरेंस V है और जो हमारे पास करंट I है, क्या इसके बीच में हमारे पास कोई रिलेशन है। तो याद करो एक रिलेशन होता है दैट इज ओम्स लॉ। और ओम्स लॉ जो होता है हमारे पास क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर, यही तो होता है। और V और I के बीच में क्या रिलेशन हो गया, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। जैसे जैसे V बढ़ेगा वैसे वैसे I भी बढ़ेगा। तो ये सिंपल सा रिलेशन है, इसे याद रखो। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेजिस्टेंस हुज वीआई ग्राफ इज गिवन बिलो। हमारे पास एक ग्राफ दिया हुआ है V वर्सेस I, मतलब वोल्टेज वर्सेस करंट का ग्राफ दिया हुआ है। तो इस ग्राफ से हमसे क्या पूछा है, रेजिस्टेंस कैलकुलेट करा है। तो याद रखो हमेशा अगर V वर्सेस I ग्राफ दिए हुए हैं और हमें रेजिस्टेंस कैलकुलेट कराना है तो रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने का बहुत सिंपल तरीका ये है कि इसका स्लोप कैलकुलेट कर लो। अब स्लोप कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, स्लोप मतलब इस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा, ये वाली लाइन मैच कर दो। अब ये जो परपेंडिकुलर अपॉन बेस दिख रहा है इस ट्रायंगल में, ये ट्रायंगल देखो गौर से, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये वाला अगर मैं एंगल लूं थीटा तो ये है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यानी कि टेन थीटा की बात करें, टेन थीटा क्या है इस ट्रायंगल में, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। V वर्सेस I ग्राफ का ये बात समझ लो, V वर्सेस I ग्राफ का जो टेन थीटा होगा वो रेजिस्टेंस बता रहा होगा। तो टेन थीटा को लिख लो रेजिस्टेंस। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, यहाँ से लगभग 9 और ये कितनी है 15। तो 9/15 जो होगी रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी। सिंप्लीफाई करके 3/5 ओम लिखा जा सकता है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है। इसे एक बार और समझ लो अगर ना आया हो समझ में, वोल्टेज वर्सेस करंट का जो ग्राफ है उसका जो टेन थीटा है वो क्या बता रहा होगा, रेजिस्टेंस बता रहा होगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखो ये ग्राफ से पूछ लिया जाएगा। ठीक है ना, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर 6 देखो, अ स्टूडेंट प्लॉट V वर्सेस I ग्राफ आउट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट फॉर 3 नाइक्रोम वायर।
तीन किसी स्टूडेंट के पास नाइक्रोम वायर है और एक्सपेरिमेंट से उसने R1 R2 ये तीन नाइक्रोम वायर है और एक्सपेरिमेंट से उसने एक I वर्सेस V प्लॉट कर्व किया। ये V वर्सेस I की जगह इसे लिख लो I वर्सेस V कर्व प्लॉट किया। तो हमें ये बताना है कि कौन सा रिलेशन ये रेजिस्टेंस के लिए सही है। अभी देखो इससे पिछला जो क्वेश्चन डिस्कस किया है उसे थोड़ा सा मैं बता दूं फिर हम बात करेंगे। मैंने कहा अगर V वर्सेस I ग्राफ है हमारे पास, कौन सा ग्राफ, V वर्सेस I, वोल्टेज और करंट के बीच में अगर ग्राफ बना हुआ है तो ये जो थीटा है ये किसके बारे में बता रहा होगा, ये थीटा जो होगा ये रेजिस्टेंस के बारे में बता रहा होगा। अब ज्यादा बड़ा थीटा तो ज्यादा बड़ा रेजिस्टेंस, छोटा थीटा तो छोटा रेजिस्टेंस। अब यहां पे देखो थीटा किसका बड़ा है, R1 का, फिर R2 का, फिर R3 का। उस हिसाब से R1 बड़ा होना चाहिए, R2 छोटा और R3 उससे सबसे छोटा। तो यानी हमारे पास ये बी वाला जो ऑप्शन है। अगर तुम में से कोई ऐसा सोच रहा है तो बिल्कुल गलत बात है। समझ आ रही है बात? क्यों? क्योंकि ये जो कर्व बना हुआ है ना ये V वर्सेस I कर्व बना हुआ है। कौन सा कर्व बना हुआ है? V वर्सेस I। और V वर्सेस I पे जो tan थीटा लेंगे हम I से बनाएंगे tan थीटा। कहां से? I से, I से और उस लाइन के बीच में। और यहां देखो यहाँ tan थीटा फिर किधर बनना चाहिए कायदे में, यहां बनना चाहिए इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से। अब मैं तुमसे पूछूं ये अगर R1 का थीटा 1 है, फिर थीटा 2 है और ये थीटा 3 है, तो सबसे बड़ा थीटा किसका है? तो तुम बोलोगे R3 का है सबसे बड़ा थीटा। तो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस भी किसका होना चाहिए? R3 का होना चाहिए। बात समझ लो, बढ़िया क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे ये वैल्यूज चेंज करके V वर्सेस I के बजाय वो I वर्सेस V का प्लॉट बना के ना पूरा का पूरा क्वेश्चन चेंज कर सकते हैं। R3 सबसे बड़ा, फिर R2 और फिर R1। तो ये क्वेश्चन जो होगा ना इसमें ये ऑप्शन सही है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन करो। आगे क्वेश्चन नंबर 7 देखो। क्वेश्चन है अ वेरिएबल रेजिस्टेंस इज कॉल्ड। वेरिएबल रेजिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? तो देखो याद रखने के टर्म में जो वेरिएबल रेजिस्टेंस है उसे क्या कहते हैं? रिहोस्टेट। जो रिहोस्टेट होता है वो एक ऐसा डिवाइस है जो कि वेरिएबल रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, जिसका रेजिस्टेंस की वैल्यू फिक्स नहीं है, टाइम के साथ साथ वेरी करती जाएगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उसके बाद नेम विच फिजिकल क्वांटिटी एक्सप्रेस एज प्रोडक्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट आई। यानी कि V इंटू आई जो है वो क्या डिनोट करता है? तो याद होना चाहिए V इंटू आई पावर डिनोट करता है। एक मार्क्स में ऐसे ऐसे सिंपल क्वेश्चन भी पूछ लेता है। तो आंसर इज पावर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। अब इससे अगला क्वेश्चन देखो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है याद होना चाहिए V इज इक्वल टू W बाई Q होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ये स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, ना स्केलर है ना वेक्टर है, समटाइम स्केलर समटाइम वेक्टर्स। तो देखो ऐसी क्वांटिटीज तो हार्डली हमने पढ़ी है जो कभी स्केलर हो कभी वेक्टर हो, तो ये तो है नहीं। क्वांटिटी या तो स्केलर होगी या तो वेक्टर होगी, ठीक है ना। अब जो V है इस क्वांटिटी को देखो, वर्क कैसा होता है? वर्क होता है स्केलर, और चार्ज भी कैसा होता है? स्केलर। और स्केलर मिलकर बनेंगे एक स्केलर क्वांटिटी। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है इसका वो सही है, ठीक है ना। अब देखो आगे देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। व्हाट इज फंक्शन ऑफ वोल्टमीटर इन द इलेक्ट्रिक सर्किट। देखो वोल्टमीटर का काम क्या होता है इलेक्ट्रिक सर्किट में? तो तुम ऐसे याद रख सकते हो, वोल्ट मतलब वोल्टेज मेजर करने वाला। वोल्टेज का मतलब क्या? पोटेंशियल डिफरेंस। जो पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट होती है वो क्या होती है? वोल्ट में मेजर होता है पोटेंशियल डिफरेंस। और ये वोल्ट को ही मेजर कर दे रहा है, यानी कि वोल्ट को मेजर करने वाला मीटर। तो सिंपल से इसका जो आंसर है वो हम ये लिख सकते हैं, द फंक्शन ऑफ वोल्टमीटर इज टू measure potential difference across 2 points in electric circuit। इलेक्ट्रिक सर्किट के 2 पॉइंट पे पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने का जो काम है वो क्या करेगा? वोल्टमीटर करेगा। उसके बाद देखो एक और सीबीएसई 2019 का आया हुआ क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन क्या है? व्हाई डज हीटिंग एलिमेंट यूज अलॉय रेदर देन प्योर मेटल। देखो जो हीटिंग एलिमेंट होते हैं, हीटिंग एलिमेंट कहां होते हैं? मान लो हमारे पास टोस्टर है, केटल है, प्रेस है, इन सब जगहों पे हमारे पास हीटिंग एलिमेंट होते हैं। तो क्वेश्चन ये कि हीटिंग एलिमेंट जो है वो अलॉय का क्यों बनता है, प्योर मेटल का क्यों नहीं बनता? तो हम जानते हैं जो प्योर मेटल है उसकी जो रेजिस्टिविटी है वो क्या होती है? बहुत कम होती है। वो तो अच्छे कंडक्टर होते हैं। और हीटिंग एलिमेंट में क्या चाहिए हमें? वायर ज्यादा से ज्यादा हीट होना चाहिए। हीट कब होगा? जब ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, और मेटल का ज्यादा रेजिस्टेंस होता नहीं है। तो अब इसका आंसर जो है वो सिंपल है, बिकॉज
मेटल हैव लो रेजिस्टिविटी, मेटल की कैसी रेजिस्टिविटी होती है, लो रेजिस्टिविटी होती है, दैट्स व्हाई हम इन्हें नहीं यूज करते हैं, अलॉय यूज करते हैं। एंड द 12th क्वेश्चन इज, ये भी सीबीएसई 2019 में आया है, डिफाइन 1 किलोवाट आवर। इफ वन, इसका जो आंसर है वो लिख लो, इफ 1000 वॉट पावर कंज्यूम by any device in 1 hour, if 1000 watt power consumed by any device in 1 hour, और इसी को हम क्या कहते हैं 1 किलोवाट आवर, और 1 किलोवाट आवर की जो वैल्यू होती है वो होती है 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल में। ये तुम्हें जानना है कैसे है तो वन शॉट पढ़ा हुआ है, उसके तुम बिल्कुल लास्ट टॉपिक है, लास्ट में देख सकते हो उसे, ये इस तरीके से, ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 13 है, विच हैव मोर रेजिस्टेंस। ये वी वर्सेस आई ग्राफ दिया हुआ है, इसमें हमसे पूछा है कि इसमें ए और बी में से कौन सा वाला जो रेजिस्टेंस है वो ज्यादा होगा। तो हम जानते हैं वी वर्सेस आई ग्राफ में जिसका थीटा ज्यादा, ये मान लो बी का थीटा थीटा बी, और ये किसका थीटा ए, तो जिसका थीटा ज्यादा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा, तो रेजिस्टेंस ऑफ ए इज ग्रेटर देन रेजिस्टेंस ऑफ बी। सिंपल, जो वायर आई से जितना ज्यादा दूर उतना ज्यादा उसका रेजिस्टेंस। ऐसे भी याद रख सकते हैं, ये जो लाइंस दिखाई भी है, आई से जितनी ज्यादा उनकी दूरी होगी उतना ज्यादा क्या होगा उसका रेजिस्टेंस होगा। अच्छा देखो, शुड रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर बी लो और हाई, गिव रीजन। सीबीएसई 2019 का क्वेश्चन है अगेन, कि जो वोल्टमीटर है, अभी हमने वोल्टमीटर का इससे पीछे क्वेश्चन की बात की है, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के काम आता है, ठीक है ना। उसे सर्किट में हम कैसे लगाते हैं, पैरेलल लगाते हैं। मान लो इस तरीके से कोई रेजिस्टेंस है, इस तरीके से कोई सर्किट है, इसके अक्रॉस ए और बी के अक्रॉस मुझे क्या पता करना है, इन दो पॉइंट्स में पोटेंशियल ड्रॉप पता करना है। तो यहाँ पे क्या लगा दूंगा मैं, वोल्टमीटर लगा दूंगा। कैसे लगाते हैं वोल्टमीटर को, पूछा जा सकता है, एक क्वेश्चन हो सकता है, तो वोल्टमीटर को हम लगाते हैं पैरेलल, याद रखो, ठीक है ना। हम चाहते हैं कि करंट यहां से जा रहा हो और ऐसे ही जाता रहे, तो इधर से कम करंट जाना चाहिए, क्योंकि जब ये नया डिवाइस लगाए हैं, ये कुछ ना कुछ तो डिस्टरबेंस क्रिएट करेगा, तो यहां क्या होना चाहिए, कम से कम करंट जाए। और कम से कम करंट जाने के लिए हमारे पास ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, कम से कम करंट जाने के लिए रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होनी चाहिए, हाई। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस कैसा होगा, हाई। तो यहाँ पे आंसर लिख लो, हाई रेजिस्टेंस, हाई रेजिस्टेंस होना चाहिए, हाई रेजिस्टेंस, और वजह टू पास लो करंट, वहां से लो करंट पास करने के लिए। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, रेजिस्टिविटी डिपेंड ऑन, देखो ये फॉर्मूला पढ़ा होगा तुमने, R इज इक्वल टू रो एल बाय ए। ये होती है रो जो है रेजिस्टिविटी है हमारे पास, रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है, अपेरेंटली ऐसा लगता है R इंटू ए बाय एल, मैं ऐसे लिख लूं, तो रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस पे, एरिया पे और लेंथ पे डिपेंड कर रही है, एरिया पे, लेंथ पे, इन सब पे डिपेंड कर रही है, पर ये गलत ऑप्शन है। रेजिस्टिविटी जो है वो मटेरियल की प्रॉपर्टी है, और सिर्फ इस पे डिपेंड करेगी, मटेरियल ऑफ कंडक्टर पे। तो ये जितने भी क्वेश्चन है इन्हें बार बार प्रैक्टिस करें, मच इंपोर्टेंट क्वेश्चन विद द पर्सपेक्टिव ऑफ बोर्ड। थैंक यू।